नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके आपके अपने चैनल एसवी ऑनलाइन के श्री गुरुकुल में। मित्रों, हमने शिव तांडव स्तोत्र की दिव्य श्रृंखला के प्रथम 4 श्लोक संख्या 1, 2, 3 और 4 को सरलता से समझा था। और आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं अगले 2 श्लोक संख्या 5 और श्लोक संख्या 6 को। मित्रों, हमारा मुख्य उद्देश्य तांडव स्तोत्र को उसके मूल संस्कृत रूप में पढ़ना, बोलना और सही उच्चारण के साथ में सीखना है। इस अभ्यास से आप न केवल स्तोत्र का अर्थ समझ पाएंगे, बल्कि उन संस्कृत शब्दों के मूल रूप को भी पहचानना सीखेंगे जो देखने में कठिन प्रतीत होते हैं। मित्रों, तोड़े हुए शब्दों या किसी सरल की हुई पीपीटी या वीडियो की सहायता से इस तांडव स्तोत्र को समझाया तो जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में हम केवल श्रवण या अनुकरण तक ही सीमित रह जाएंगे। ऐसे कई वीडियो YouTube पर उपलब्ध है जो बोलने में मदद तो करते हैं, पर जब आप किसी भिन्न पुस्तक या ग्रंथ से स्तोत्र को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो मूल शब्दों का सही उच्चारण आपके लिए एक चुनौती बन जाता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम आपको मूल पाठ से जोड़े रखते हुए उसे पढ़ने और समझने में अपना योगदान दें। मित्रों, एक बार फिर से मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया अपने साथ में पेंसिल अवश्य रखें ताकि हम श्लोकों में उचित विराम, उच्चारण और लय को पहचान सकें और अभ्यास करते समय जिस रूप में हमने इसे कॉमा लगाकर विभाजित किया था, ठीक उसका ध्यान रखकर उसी ढंग से सीख सकें। तो आइए कहें हर हर महादेव और आरंभ करें श्लोक संख्या 5 को। मित्रों, श्लोक संख्या 5 की पहली लाइन है, सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर। मित्रों, इस लाइन को आप देखिए तो इन्होंने कंटिन्यूटी में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसे आप जैसे देख ही रहे हैं कि कॉमा लगा करके, अंडरलाइन लगा करके पहले मैंने भी इसे सरल करने का प्रयास किया है और इसको काफी अच्छे से अभ्यास करने के बाद मैं इतनी फ्लुएंसी से आपके समक्ष ये लाइन बोल पा रहा हूँ। तो अब इसको हमने किस रूप में ब्रेक किया है कि जैसे सबसे पहला शब्द आप देखिए पढ़ने में आ रहा है स ह आधा सत्र, तो इसको बोलते हैं सहस्त्र। तो मैंने क्या करा है, सहस्त्र के बाद में कॉमा लगाया, फिर पढ़ना शुरू किया, आगे देखा लोचन, तो लोचन में कोई लगा उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। फिर है प्र भ के नीचे रफा है तो भ्र का उच्चारण होगा प्र भ्र, आधा त और य तो प्रभृत्य। उसके बाद में आप देखेंगे तो शेष। अब मित्रों, ये शेष तो है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारे वेद होते हैं तो वेद के अंदर कुछ जैसे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, तो कुछ कुछ जगह पर श को ख भी बोला जाता है। तो आप चाहें तो इसको शेष लेख शेखर भी बोल सकते हैं, या आप इसको शेख लेख शेखर भी बोल सकते हैं। दोनों ही कंडीशन के अंदर ये सही होता है। मित्रों, इस श और ख के ऊपर मैं अगला वीडियो बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आपको पता चल सके कि क्या ऐसी सिचुएशन है या क्या ऐसे कारण है जिस वजह से श का उच्चारण ख में होता है और किस वेद के अनुसार आप इसका उच्चारण श की जगह ख कर सकते हैं। तो अब ये लाइन बनी सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष। अब आप देखिए उसका नाम लेख फिर शेखर, तो मैंने लेख के बाद में कॉमा लगाया, शेखर के बाद में कॉमा लगाया, तो ये बोलने में इजी हो गया, सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर। वहीं जब आप इसकी दूसरी लाइन देखते हैं तो उसको भी हम इसी तरह से विभाजित करते हैं। जो एक पूर्ण लाइन आप देखिए एक साथ लिखी हुई है, रसून धूलि धोरणी विधु सरांग्र पीठ भू, तो अब हम इसको वैसे ही ब्रेक करेंगे। प्रसून, तो प्रसून के बाद में हमने इसमें कॉमा लगा दिया, धूलि, तो धूलि के बाद में कॉमा लगा दिया, फिर आप देखिए लिखा हुआ है धोरणी, तो धोरणी के बाद में कॉमा लगा दिया, फिर विधु, तो विधु के बाद में कॉमा लगा दिया, फिर सरा। अब ये जो आप देख रहे हैं ड, तो ड के पास में बिंदु और नीचे आप देखिए मात्रा लगी हुई है। तो ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टैंड करता अंग के लिए, तो जब मैं इसको उच्चारित करूंगा तो सरांघ्री, अभी आप ये देखिए घ के नीचे मतलब जो है मात्रा लगी, रफार लगा हुआ है, तो ये खड़ा होता है ग्रह के लिए, घ नहीं ग्रह, तो इसको हम बोलेंगे सरांघ्री। फिर आप देखिए पीठ भू, अगेन वही भू में हलंत है, तो हम पूरा ह का उच्चारण नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ ह हल्का सा यूज करते हैं, पीठ भू, तो ये मैंने भू, तो ये ह का उच्चारण इसके अंदर आ गया।
तो ये दूसरी लाइन बनती है प्रसून धूलि धोरणी विधु सरांग्री पेटभू। वहीं इस श्लोक की तीसरी लाइन अब आप देखिए, आपने भुजंग, भुजंग आपने 2-3 जगह देखा होगा, नाम आया हुआ है। तो जैसे जैसे आप श्लोकों के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीजें आपके लिए इजी होती जाएगी। जैसे भुजंग, तो भुजंग पहले भी आप देख चुके हैं। निबद्ध, निबद्ध भी आ चुका है। तो शब्द आप समझने लग जाएंगे, कहने का मतलब ये है। जैसे अगली लाइन है भुजंग राज माल्या निबद्ध जाट जूटक। इस लाइन के अंदर हमको सिर्फ एक बेनिफिट है कि यहाँ पर आप ये देखिए, इन्होंने भुजंग राज माल्या फिर स्पेस देकर के निबद्ध जाट जूटक। तो हमको इन दोनों को अलग अलग ब्रेक करना है। तो पहला है भुजंग राज माल्या, तो भुजंग के बाद में हमने कॉमा लगाया, राज के बाद में कॉमा लगाया, फिर माल्या के बाद में कॉमा लगाया। उसी तरह से इसी लाइन के जो पीछे वाला शब्द बन रहा है वो पूरा एक साथ लिखा है निबद्ध जाट जूटक। तो निबद्ध, तो निबद्ध, अब ये द के नीचे ध है तो हमको दोनों का उच्चारण करना पड़ेगा, इसलिए हम द के ऊपर जोर देते हुए ध बोलते हैं, निबद्ध। तो निबद्ध जाट जूटक। अच्छा, इसके अंदर में तो एक बार और ध्यान रखने वाली होती है कि कहाँ पर मात्रा बड़े ऊ की या बड़ी ई की है, कहाँ पर मात्रा छोटे ऊ की या छोटी ई की है। तो जब आप इसको लयबद्ध करने का प्रयास करते हैं ना, तो जहां जहां बड़ी ई की मात्रा होती है वहां पर हमको इसको उसके ऊपर जोर देना होता है। तो जब मैं आपको इसको लयबद्ध करके बताऊंगा तो आप शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि मैंने कैसे उसके ऊपर जो है वो जोर दिया है, या कैसे मैंने उस शब्द को थोड़ा सा प्रेशर के साथ में बोलने की कोशिश की है। तो ये लाइन बनी हमारी तीसरी लाइन 5वें श्लोक की, भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटक। वैसे अब जब 5वें श्लोक की अंतिम लाइन देखते हैं तो इसको इन्होंने ही ब्रेक करके काफी इजी तरीके से, सरल तरीके से लिख रखा है। जैसे श्रीयई, तो श्रीयई फिर मैंने कॉमा लगा दिया, फिर भी चिराय स्पेस है, चिराय के बाद भी मैंने कॉमा लगा दिया। जायताम, तो जायताम के बाद में भी कॉमा लगा दिया। फिर है चकोर बंधु शेखर, तो अब चकोर के बाद में भी लगा सकते हो कॉमा, बंधु के बाद में भी लगा सकते हैं, शेखर के बाद में भी लगा सकते हैं। कॉमा लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि आपको ये पता चल जाए कि आप इस शब्द को कहाँ रोक रहे हैं और आप नए शब्द को वापस कैसे शुरू कर रहे हैं। तो जब आप बड़े शब्द को इस तरह से ब्रेक करके बोलते हैं तो चीजें आपके लिए इजी हो जाती है। तो श्रीयई चिरा जायताम चकोर बंधु शेखर। अभी हमारा 5वां श्लोक जो है वो सरलीकरण समाप्त होता है। आप चाहें तो मैं इस 5वें श्लोक को एक बार फिर से पढ़ करके बता दूं कि हमने इसको किस रूप में ब्रेक किया है और कैसे इसे ब्रेक किया है। जैसे सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधुसरांघ्रि पीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रीयई चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। मित्रों, सरलीकरण करना आसान है लेकिन आपको इसका कंटिन्यूसली अभ्यास करना पड़ेगा, और जब आप अभ्यास करेंगे तभी ये आपके समक्ष और सरल रूप में आप इसको बोल पाएंगे। अब वहीं जैसा हम इसका अगला श्लोक लिखते हैं, श्लोक नंबर 6। तो श्लोक नंबर 6 की आप जैसे पहली लाइन देखेंगे तो लिखी हुई ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग भा। अभी पूरी एक साथ लिखी हुई है, लेकिन जब आपने शब्दों को ब्रेक करके बार बार पढ़ने की कोशिश करी तो आप फिर धीरे धीरे इस लय में बोलना चालू कर देंगे, ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग भा। अब लेकिन जब आपने इसका अभ्यास ही नहीं किया और जब आप इसको पहली बार इन लाइनों को देखते हैं तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जाकर के अटक जाएं, रुक जाएं, या शब्द में आप कंफ्यूज हो जाए कि इसको हम कैसे उच्चारित करें। तो चलिए हम अपना श्लोक 6 की प्रथम लाइन को शुरू करते हैं और उसको इसी तरह से विभाजित करते हैं जिस रूप में हम इसे इजीली समझ सकें। ललाट, तो ललाट ये बोलने में इजी, हमने यहाँ इसके बाद में कॉमा लगा दिया। चत्व, तो चत्व के बाद में हम कॉमा लगा देते हैं। अब सिर्फ ये देखिएगा कि आपको शब्द बोलने में इजी कौन सा लग रहा है और अगला शब्द शुरू करने में कैसे इजी लग रहा है। तो आप खुद ही, यही नहीं तांडव स्तोत्र नहीं, आपको कोई दूसरा दिव्य महिम्न स्तोत्र आपको पढ़ना हो या और कोई स्तोत्र पढ़ना हो, तो जब आप इस तरह शब्दों को ब्रेक करके पढ़ना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे एक अभ्यास के बाद में संस्कृत के शब्दों को इजीली पढ़ना और बोलना सीख पाएंगे। तो ललाट चत्व, अब वैसे आप ये देखिए रज्वल, र आधा ज व ल, तो रज्वल, रज्वल के बाद हम कॉमा लगा देते हैं। या पीछे आप देखिए द और ध भी है, तो जब आप इससे धनंजय इधर बोलना शुरू करेंगे तो आपको ये दो शब्द एक के नीचे एक है, तो यहाँ से बोलने में थोड़ी सी तकलीफ आएगी। तो आप प्रज्वलद्ध,
तो रज्ज्वलद्ध, तो आप जो मैंने आपको ल के बाद कॉमा लगाने का बोला था, आपको ल की जगह ये द ध के बाद में लगा सकते हैं। फिर नंजय, तो ये नन, या आप ये देखिए ये अना और उसके नीचे ज, तो हमको इसको दोनों को उच्चारण करना पड़ेगा। जब मैं आपको ऐसे नॉर्मल वे में बोलूंगा तो आप बोलेंगे यार आपने तो नंजा ही तो बोला है, लेकिन जब मैं इसको लय के साथ में बोलूंगा तब आपको ये न अलग भी दिखेगा और ये अंजय भी अलग दिखेगा। तो अब मैंने यहाँ पे य के बाद में कॉमा लगा दिया। अब आप देखिए सी के आगे अब मैंने य के बाद में कॉमा लगा दिया, लेकिन आप पीछे देखिए आधा स भी है। तो मैंने आपको हर बार कहा है कि जब भी इस तरह का आधा स आए तो उसको उसके जस्ट पहले वाला शब्द उसके साथ में आप जोड़ दीजिए। तो नंजयस, तो हम ये आधे स को पहले वाले शब्द नंजयस के साथ में बोलेंगे, नंजय के बाद में, तो नंजयस बनता है। फिर उसके अंदर पुल्लिंग भा, तो पुल्लिंग भा बना तो हमने उसके बाद में कॉमा लगा दिया। वहीं जब आप इसकी अगली लाइन देखते हैं तो उसकी अगली लाइन में लिखा है, हालांकि हमारे लिए अच्छी बात है कि इसमें स्पेस देकर के उन्होंने दो शब्द बना दिया। जहां पहले इस तरह की पूरी एक लाइन हो रही थी तो पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती थी, तो इन्होंने दो अलग अलग शब्दों के अंदर उस लाइन को कंप्लीट किया है। लेकिन इसमें भी शब्द जो है कठिन होते हैं, तो हमको इसको भी उसी फॉर्मेट के अंदर ब्रेक कर लेना चाहिए जिस फॉर्मेट में हम इसको इजीली बोल सके या उन शब्दों को समझ सके। अब जैसे ये देखिए निपीत, तो निपीत के बाद हम कॉमा लगा रहे हैं। पंच, तो पंच के बाद में कॉमा लगा रहे हैं। सायकम, तो सायकम के बाद में कॉमा लगा रहे हैं। हालांकि सायकम के बाद में तो स्पेस दिया हुआ ही है। फिर आप देखिए नमन नी, आधा न पूरा न ऊपर से मात्रा, तो नमन नी, और यहाँ पर मैंने जोर दिया नमन नी। फिर आप देखिए उसके बाद बन रहा है लिम्प, फिर बन रहा है नायकम। तो हमने इन दोनों शब्दों को भी इस फॉर्मेट में अलग अलग ब्रेक कर लिया, जैसे निपीत, पंच, सायकम, नमन्नी, लिम्प, नायकम। अब वहीं जब आप इस श्लोक की चौथी तीसरी लाइन को देखते हैं तो आप इसमें देखिए सुधा मयू खले खया विराजमान शेखरम। आप एक साथ भी बोल सकते, लेकिन एक साथ तब बोल सकते जब आपने इसका सरलीकरण कर लिया हो। तो पहला शब्द आप देखिए इसी में सुधा, तो सुधा के बाद कॉमा, मयू तो मयू के बाद में कॉमा, खले तो खले के बाद में कॉमा, खया तो खया के बाद में कॉमा। फिर स्पेस ऑलरेडी दिया हुआ है। विराज, तो विराज के बाद में कॉमा, मान तो मान के बाद में कॉमा, शेखरम तो शेखरम के बाद में कॉमा। तो ये हमने इस तरह से इस पूरी लाइन को अलग अलग शब्दों के अंदर विभाजित कर दिया ताकि बोलने में इजी हो जाए। इसी श्लोक की अंतिम लाइन आप देखते हैं तो लिखा है, उसमें भी हालांकि स्पेस दे रखा है, मतलब जो पूरी कंप्लीट एक लाइन थी उसको इन्होंने खुद ने ही पार्ट करके लिखा है। अब जैसे जब ये पार्ट करने का उद्देश्य होता है कि जब इन्होंने इसको विभाजित कर दिया है तो बोलने में इजी होगा कि यार ये महाकपाली है, फिर ये संपदे है, फिर ये शिरो है, फिर ये जटाल है, मस्तु, नह। जब इस तरह से ब्रेक कर दे तो इस तरह की डिफिकल्ट लाइन पे जब आप इसी फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं तो पढ़ने में इजी हो जाती है, सरल हो जाती है। तो हम वैसे ही इसको करते हैं, महाकपाली तो महाकपाली उसके बाद में कॉमा, संपदे तो संपदे के बाद में कॉमा, शिरो तो शिरो के बाद में कॉमा। अब ये लिखा है जटाल मस्तु, अब ये जटाल मस्तु भी बोल सकते हैं या जटाल के बाद में कॉमा, मस्तु के बाद में कॉमा। तो जटाल मस्तु, अगेन न है हलंत है तो जटाल मस्तु न, तो जटाल मस्तु न। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर हमने श्लोक के श्लोक संख्या 5 और 6 का सरलीकरण किया है। एक बार मैं श्लोक संख्या 6 को भी आपके समक्ष एक बार फिर से उच्चारित कर देता हूं, फिर हम पूरे श्लोक 1 2 3 4 5 6 का एक बार अभ्यास करेंगे। अब ये देखिए ललाट चत्व रज्ज्वलद्ध नंजयस पुलिंगभा निपीत पंच सायकम नमन्नि लिंप नायकम सुधा मयू खले खया विराज मान शेखरम महा कपाली संपदे शिरो जटाल मस्तु न। अब जब डिफिकल्ट लाइन को आपने इस तरह से विभाजित कर दिया, उसको बार बार बोलने की आपने प्रैक्टिस की, उसको बार बार बोलने का आपने अभ्यास किया, तो आप लय के साथ में जब से बोलना चालू करेंगे उसी समय से ये आपके लिए तांडव स्तोत्र पूरा जो है सरल हो जाएगा। तो एक बार हम श्लोक संख्या 1 से लेकर के 6 तक सभी को एक बार उच्चारित करते हैं। अब जैसे ये देखिए दिख रहा है, आशा करता हूं। ठीक है,
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले लम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट् ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनि विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्यन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गलस्फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणि विधूसराङ्घ्रिपीठ भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु न शिरोजटालमस्तु न शिरोजटालमस्तु न। तो मित्रों, आज के इस पावन अध्याय में हमने इस श्रृंखला में संख्या 5 और 6 को समझा, अनुभव किया और लय के साथ में इसका अभ्यास भी किया। हम आशा करते हैं कि यह प्रयास आपके शिव भक्ति मार्ग में सार्थक कदम सिद्ध होगा। तो कहें हर हर महादेव। फिर मिलते हैं इसी श्रृंखला के नए श्लोकों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए।